हाँ, बिल्कुल नाज़रीन आप देख रहे हैं टाइम निशात का मल्टीमीडिया प्लेटफ़ॉर्म। इस वक़्त हम मौजूद हैं यहाँ श्रीनगर में। तो अगर बात करें इनफ़र्टिलिटी की, वो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। तो उसके क्या कुछ वजूहात हैं, मेरे साथ इसकी माहिर डॉक्टर इला गुप्ता है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या वजूहात है और किस तरह का तरीक़ाकार अपनाना चाहिए ताकि उसको कम किया जाए। मैम, आपका खैर-मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। मैम, पहले हमें बताएँ थोड़ा-सा कि क्या कुछ कारण है इस इनफ़र्टिलिटी की जो ये बढ़ती जा रही है? सी इनफर्टिलिटी बढ़ने का कारण आज की डेट में जो है, एक तो लाइफ़स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, जो फीमेल पार्टनर होती है, वो अपने लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। वो अपना टाइम सारा फैमिली के ऊपर निकालती हैं, किचन में सारा टाइम निकालती हैं, घर में निकालती हैं, लेकिन अपने लिए वो 30-40 मिनट्स उनको अपने ऊपर देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी तरह की, एक्सरसाइज़, दूसरा जो खाने-पीने का जो तरीका होता है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड अवॉइड करना है, ठीक है? सलाद है, प्रोटीन्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेनी है। चावल, रोटी थोड़ा कम करना है। दूसरा जो स्ट्रेस फैक्टर होता है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है इनफर्टिलिटी के लिए, दोनों के लिए, मेल पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर भी। तो सभी की लाइफ में स्ट्रेस आता है, सभी की लाइफ में एक फेज़ ऐसा आता है कि जब उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमने उस स्ट्रेस से डील कैसे करना है, उससे कैसे कोप अप करना है, उससे अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे हील करना है उससे। दूसरा, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे हमारा एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है। तो जो केमिकल्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, सब्जियाँ हैं, तो उसमें कुछ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हम बोलते हैं, या कुछ और केमिकल्स उसमें जा रहे हैं सब्जियों को ग्रो करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए, तो उनसे कैसे बचना है। सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है? बाकी पॉल्यूशन है, बाकी और केमिकल एक्सपोजर्स हैं, उनसे हमने कैसे बचना है। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये भी हमारे स्पर्म्स पे और एग्स पे इफ़ेक्ट डालते हैं। दूसरा, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या किसी और तरह का ड्रग यदि कोई भी ले रहा है, मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर, तो उससे भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी, उससे भी इनफर्टिलिटी की जो रेट है वो काफ़ी बढ़ती है। तो आज की डेट में हम देखें तो जो मेल पार्टनर्स हैं, तो उनका स्पर्म काउंट और जो मूवमेंट होता है स्पर्म का, वो ड्रास्टिकली डाउन हो गया है। मतलब मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ केसेस में दोनों तरफ प्रॉब्लम होती है, फीमेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम होती है, मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम होती है। फीमेल पार्टनर में जो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, या एंडोमेट्रियोसिस है, या एग रिजर्व का कम होना, नंबर ऑफ एग्स का कम होना, तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कुछ मैम, केसेस में। थोड़ा-सा बताएँ कि आप कितने सालों से इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो? तो क्या कुछ रिज़ल्ट आप देख रहे हो ग्राउंड पे? मैं 99 से सिर्फ आईवीएफ इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ, बाकी मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स डिलीवरीज वगैरह बंद कर दी है। तो जो पहले इनिशियली 99 और 2000 की यदि मैं बात करूँ, तो उसमें फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता था कि ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, ट्यूब्स खराब हो गई हैं, तो वो एग का उठाने का काम नहीं कर रही है। आज की डेट में आप देखोगे तो जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के साथ साथ फीमेल फैक्टर भी कॉमन हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि जब पता चलता है कि स्पर्म काउंट और मोटिलिटी बहुत पुअर है, तो जो पार्टनर होता है, जो मेल पार्टनर है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। उनको ये लगता है कि दवाई से ठीक हो जाएगा, तो वो कुछ साल ऐसे ही निकाल देते हैं। तो यदि वो कुछ साल ऐसे ही निकाल देंगे, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी वाइफ की एज बढ़ती जा रही है, और जब वाइफ की एज बढ़ती जाती है, तो उनका एएमएच और उनका एग रिजर्व भी कम होना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम दोनों साइड हो जाती है, और जब प्रॉब्लम दोनों साइड हो जाती है, तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट और भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम नहीं निकालना है, जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है मेरे में, तो उसके लिए जो भी आपको आपका डॉक्टर बोल रहा है करने के लिए, उसको फॉलो करना है। मैम, क्या हम इस एक इश्यू को ये भी माने कि लेट मैरिज वो भी इसका इश्यू हो सकता है? लेट मैरिज, लेट प्लानिंग, आज की डेट में जो पहले मैरिज की जो एज होती थी, वो 20, 21, 23, मैक्सिमम 26, 27। आज की डेट में क्योंकि फीमेल पार्टनर भी वो इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि वही टाइम होता है जब उन्होंने अपना भी करियर बनाना होता है, और वो शादी का भी वही टाइम होता है, फैमिली प्लानिंग का भी वही टाइम होता है। तो शादी यदि हो भी जाती है, तो उसके बावजूद भी वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं होते, इस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होते कि हमने फैमिली को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे टाइम पे यदि आपको ये लग रहा है कि मेरा करियर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं अभी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए मैं
नहीं हूँ फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड, तो ऐसे केसेस में हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप अपने एग्स फ्रीज करा दीजिए, जिसको हम सोशल फ्रीजिंग बोलते हैं। तो एग्स यदि आपके फ्रीज हो जाएंगे और आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो उन्हीं एग्स से आप आगे प्रेगनेंसी के लिए बढ़ सकते हैं। तो मैम उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो एग्स जो है वो आपके अर्ली एज के हैं, आपके एग्स की एज वो नहीं है जो आपकी अब रियल एज है, आपके एग्स अर्ली एज के हैं, तो उसमें चांसेस प्रेगनेंसी के अच्छे होते हैं। मैम अगर हम पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, तो क्या कुछ मैसेज होगी आपको लोगों के लिए कि ताकि या क्या कुछ कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है कि उसको कम किया जाए? सी अब कश्मीर में भी अवेयरनेस बढ़ रही है और इस अवेयरनेस को हमने और बढ़ाना है। अभी भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है और जिनको पूरी नॉलेज नहीं है कि आईवीएफ क्या होता है और कब हमने आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो मेडिसिन ले लेके टाइम पास कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि उनका नुकसान हो रहा है। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उनको बताएंगे कि जी ट्रीटमेंट इसका है, आप ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़िए, तो उसमें उनको फ़ायदा है। मैम क्या आपका मानना है कि मेडिसिन के साथ साथ आपको स्ट्रेस कम करना है और लाइफस्टाइल चेंज करना है तभी जाके ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है? लाइफ़स्टाइल सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपका है तो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, और हेल्दी लाइफ़स्टाइल फर्टिलिटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल हम देखते हैं तो उसमें एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्टिविटी, डाइट, एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है, और केमिकल एक्सपोज़र से आप बचें, स्ट्रेस से आप बचें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको फर्टिलिटी का जो रेट है वो इम्प्रूव करेगा और इनफर्टिलिटी की तरफ जाने से बचाएगा। मैम हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।